हेलो स्टूडेंट्स, साइंस के एक चैप्टर में आपको पढ़ना है कि असंक्रामक रोग और अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न रोग। तो इसमें 3 रोगों के बारे में पढ़ना है। पहला है मधुमेह और दूसरा है हाइपरटेंशन और तीसरा है हृदय से संबंधित बीमारियां। और इन तीनों रोगों का 3 संदर्भ में अध्ययन करना है। पहला है कि इस तीनों रोगों के कारण क्या हैं, उनका निदान या लक्षण क्या है। जब वो रोग होते हैं तो हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, और तीसरा है उसका उपचार क्या है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि मधुमेह जो एक प्रचलित बीमारी है उसके बारे में जानते हैं। उसके कारण क्या है, किस कारण से मधुमेह हो सकता है, उसका निदान क्या है, उसके लक्षण और उसका ट्रीटमेंट उपचार क्या है। तो मधुमेह और शुगर भी इसको कहते हैं। बहुत लोग अब इंग्लिश में इसको डायबिटीज कहते हैं। एक प्रचलित बीमारी है। आसपास आपको आपके परिवार में या फिर आपके पड़ोसी में किसी न किसी को मिल ही जाती है। तो जानते हैं कि शुगर है क्या। जैसे इसका नाम है शुगर, तो शुगर मतलब चीनी। तो ये चीनी से रिलेटेड बीमारी, बहुत लोग कहते हैं कि चीनी बीमारी। तो हमारे ब्लड में कुछ निश्चित मात्रा शुगर की अवेलेबल रहती है। तो ये मात्रा इसलिए अवेलेबल रहती है कि हमारे सेल को हमेशा एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी शुगर से ही आती है। तो सेल को, जो कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए, वो शुगर को ही ऑक्सीजन से मिला के और ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद आपको एनर्जी मिलती है। तो सभी कोशिकाओं में अगर ग्लूकोज की जरूरत है तो वो ब्लड के थ्रू कोशिकाओं में जाता है और वहां उसका ब्रेक होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सप्लाई हमेशा बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए ब्लड में एक निश्चित शुगर की मात्रा हमेशा अवेलेबल रहती है। अब ये मात्रा कितनी है? ये मात्रा है 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ये एक निश्चित मात्रा है, हमेशा इतना होना ही चाहिए। अब किसी भी सेल को अगर जरूरत है शुगर की, तो वो ब्लड से सेल में ट्रांसफर हो जाती है शुगर, और उस शुगर को ऑक्सीजन के उपस्थिति में उसका ब्रेक होता है, और ब्रेक के फलस्वरूप एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो शरीर को या जंतुओं के शरीर को तो हमेशा एनर्जी चाहिए ही। तो जब हमेशा एनर्जी चाहिए तो हमेशा ये अवेलेबल रहता है। अब जब हम खाना खाते हैं तो शरीर में या ब्लड में शुगर की जो ये निश्चित मात्रा है ये बढ़ जाता है। अभी मान लो कि ये 200 चला गया, 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो इसको हमारे शरीर में स्टोर करना है। 2 ही ऑर्गन हैं जो शुगर को स्टोर करते हैं। एक है मसल्स, पेशियां, और दूसरा है यकृत। ये 2 ऑर्गन में जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड में शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो इसमें स्टोर हो जाता है। फिर ये 100 के आसपास 80 से 120 के बीच में बना रहता है। तो जो वो रखने वाला निर्देश है कि अब हम खाना खा लिए, अब शुगर को हम लोग पेशियों और यकृत में रख सकते हैं। ये संदेश
देता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन हार्मोन हमारी ग्रंथि है जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, जो हमारे पाचन क्रिया में भी सहयोग करती है और कुछ हार्मोन भी बनाती है। उसमें से एक है इंसुलिन। तो जो जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उस बढ़े हुए शुगर लेवल को पेशियों और यकृत में रखने का संदेश इंसुलिन देता है। बिना इंसुलिन के, अगर इंसुलिन का श्रावण बंद हो जाए तो ये जो शुगर है यकृत और पेशियों में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, वो ब्लड में ही मूव करता रहेगा और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ब्लड में शुगर 200 मिलीग्राम डेसीलीटर से वो 400 पहुंच जाता है, 400 पहुंच जाता है, 500 पहुंच जाता है। अगर इंसुलिन श्रावण में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो अब इंसुलिन बनाती है पैनक्रियाज की कुछ विशेषकृत सेल हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। अब उस सेल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो गया, इंसुलिन उतना नहीं बन रहा है या फिर एकदम खत्म हो गया, तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है। अब जब ये बढ़ने लगता है तो हमारे जो ऑर्गन के सेल हैं वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करते। जब काम नहीं करते तो उनका फंक्शन या उनकी कार्यवृत्ति प्रभावित होती है, और कार्यवृत्ति प्रभावित होती है तो आप उसका जो मेन पर्पज है, उसका जो मेन कार्य है वो भी प्रभावित होती है। जैसे अब 500 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर शुगर ब्लड में हो गया, सबसे पहले प्रभाव पड़ता है आंखों पर, आपको दिखाई देना कम हो जाता है। हृदय पे प्रभाव पड़ता है, हृदय की कोशिकाओं पे प्रभाव पड़ता है। अगर ब्लड का शुगर, क्योंकि ब्लड में शुगर अगर ज्यादा हो जाएगा तो सेल के पास जब जाएगा तो उसका जो आपसी समन्वय है वो प्रभावित होगा। तो जब प्रभावित होगा तो आपस में वो काम नहीं कर पाएंगे। जो 100 मिलीग्राम डेसीलीटर है वो डिस्टर्ब हो गया। हमारी सेल इस 100 मिलीग्राम डेसीलीटर पे कार्य करने के लिए विशेषकृत है। अब वो प्रभावित हो गया तो फिर उसमें काम नहीं कर पाते हैं, दूसरे ऑर्गन प्रभावित होते हैं। तो शुगर लेवल का ब्लड में बढ़ना ही शुगर कहलाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उससे उस कंडीशन को कहते हैं शुगर। आपको शुगर हो गया। अब इसके कारण कौन कौन से हैं, किस किस कारण से हमको शुगर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। तो सबसे पहला कारण है अनुवांशिक। अगर आपके परिवार में किसी को शुगर है तो आपके होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, आपके भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जीन्स हैं जो शुगर के रिस्पॉन्सिबल है, तो आप भी उससे अफेक्ट हो सकते हैं। आपके फैमिली में है तो चांसेस हैं। पहला कारण है अनुवांशिक। दूसरा कारण है ओवरवेट, ज्यादा वजन। अगर आपके शरीर की वजन ज्यादा है तो जो क्रियाशीलता है आपकी कम हो जाएगी, और जो पैनक्रियाटिक सेल है जो इंसुलिन बनाती है वो अफेक्ट होती है, चाहे जैसे भी वो अफेक्ट होती है, और वो उस मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती हैं। धीरे धीरे उनका जो प्रोडक्शन लेवल है कम हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है, और बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं शुगर हो गया। तो ये हो गया ज्यादा वजन। अनियमित जीवन शैली। अनियमित जीवन शैली है, आप खाने का टाइम फिक्स नहीं है, सोने का टाइम फिक्स नहीं है, जगने का टाइम फिक्स नहीं है, तो ये हो गया अनियमित जीवन शैली। इसकी वजह से भी शुगर हो सकता है। आप शारीरिक रूप से कम सक्रिय हैं,
फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो उस कंडीशन में भी आपको शुगर हो सकता है। तो क्रियाशीलता भी एक अफेक्ट करता है। तो 3-4 ऐसे कारण हैं जो शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या उसकी जिम्मेदारियों को या शुगर होने के लिए वो कारण बनते हैं। लक्षण क्या है उसके, कौन कौन से ऐसे मनुष्य के शरीर में अपीयर होंगे एबनॉर्मलिटीज, जिससे आप कह सकते हैं कि इनको शुगर हो सकता है। पहला है कमजोरी, क्योंकि ब्लड में ही ग्लूकोज मूव करता रहेगा, वो सेल तक ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो सेल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से आपको कमजोरी हो सकती है। अब जब कमजोरी होगी तो दूसरे ऑर्गन, जैसे अभी कहें कि आंख की रोशनी, आंख की जो देखने की क्षमता है वो प्रभावित होगी। आपको कोई दिखाई जो मेन आपको देखने की जो प्रक्रिया है अफेक्ट होगी, जो देखने में दिक्कत होगी, तो आई साइट कमजोर हो जाएगी। आपकी यूरिन के साथ शुगर रिलीज होगा, क्योंकि ब्लड में शुगर मूव कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा इस शरीर से, तो यूरिन के साथ शुगर रिलीज होगा। और भी जो ऑर्गन है, आपके हृदय है, किडनी है, लीवर है, वो सब काम करना धीरे धीरे कम कर देंगे, क्योंकि उनका जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउन हो जाएगा, तो उनकी सेल को एनर्जी नहीं मिल रहा है, और सेल को एनर्जी नहीं मिलने से उनका काम करने का जो परफॉर्मेंस है उसका अफेक्ट होगा, जिससे आपके शरीर में और सब एबनॉर्मलिटीज अवेलेबल होंगी। तो ये हो गया इसके लक्षण। अब इसके उपचार क्या है? उपचार पे हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले कि आप शारीरिक रूप से एक्टिव रहिए। एक्टिव का मतलब ये रहिए कि जितना आप खाते हैं उसका उपयोग, या उस भोजन का एक ही स्रोत है ऊर्जा, अगर उस ऊर्जा को उपयोग करते हैं शारीरिक सक्रियता के रूप में, तब आपको शरीर में वो ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं करेगा। तो शारीरिक रूप से सक्रिय रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बाहर निकलती रहेगी, और वो किसी दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करने में सहायक नहीं होगी। मेडिसिन भी, आप बहुत से शुगर की मेडिसिन आ गई है। ओरिजिनली शुगर में अगर इंसुलिन से रिलेटेड बीमारियां हैं, अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसकी एक ही इलाज है कि आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकते हैं। इसका आर्टिफिशियल इंजेक्शन भी बन गया है। आर्टिफिशियल मतलब कि लैब में इंसुलिन का जो फार्मूला है उसको डिकोड करके दूसरे एनिमल से उसके पैंक्रियास से इंसुलिन को लेके फिर वो लैब में बनाते हैं औद्योगिक रूप से, और मार्केट में अवेलेबल है इंसुलिन का इंजेक्शन। तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले सकते हैं। अगर इंसुलिन से रिलेटेड, इंसुलिन से एक दूसरा भी होता है, जो मान लीजिए आप ओवरवेट हो गए, आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है, लेकिन जो सेल है वो ब्लड से पेशियों में रखने का जो संदेश है वो तो जा रहा है, लेकिन पेशियां आपका शुगर नहीं रख रही हैं। तो अब डायबिटीज भी 2 टाइप्स का होता है। एक तो इंसुलिन रिलेटेड डायबिटीज जिसे कहते हैं टाइप 1, और अगर इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है लेकिन वो सेल इंसुलिन की रेसिस्टेंट हो गई है, फैट जमा हो गया है या फिर एक्टिव नहीं है, तो अगर रेसिस्टेंट हो गई तो उसकी दवाइयां होती हैं। अगर आप सक्रिय हो जाएंगे तो वो इंसुलिन या फिर जो फूड है उसको रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जो एक टाइप 1 और एक टाइप 2,
तो इंसुलिन से रिलेटेड, अगर इंसुलिन बनना ही खत्म हो गया आपके शरीर से, पेनक्रियाज की जो सेल है, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, वही इंसुलिन बनाती हैं। अगर वो बनाना ही छोड़ दी तो आपके शरीर में इंसुलिन से रिलेटेड शुगर हो गया। आपका जो भी शुगर लेते हैं शरीर में, वो ब्लड में ही मूव करता रहेगा, वो स्टोर नहीं होगा। तो इंसुलिन से रिलेटेड है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेंगे। अगर टाइप 2 है, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन जो सेल है जहां फूड रखना है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं फूड को, तो उसके लिए आप दवाइयों से रिकवर हो सकते हैं। तो ये हो गया शुगर के बारे में। अगर शुगर इंसुलिन से हो गया तो उसका मेडिकेशन यही है कि आप इंजेक्शन लीजिए, अदरवाइज कोई दूसरा इलाज है नहीं कि आप दूसरी दवा लेके कर सकते हैं, लेकिन उसका इंजेक्शन आता है और ले सकते हैं। तो ये हो गया शुगर के बारे में कुछ जानकारियां। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 3 बीमारियों में पढ़ना है, एक मधुमेह, शुगर, हाइपरटेंशन और हृदय से संबंधित बीमारियां। तो अब आगे देखते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है। तो अब हम लोग हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन मतलब ये हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रक्तचाप है क्या। सभी लोग ये जानते हैं कि रक्त जो है ट्यूब में, नलियों में बहता है, नलियों से बाहर कभी नहीं आता, नलियों में ही हमेशा फ्लो करता है। तो रक्त द्वारा नलियों की दीवारों पे लगने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं। नलियों के जब वो फ्लो करता है उसी क्रम में जो प्रेशर नलियों पे अप्लाई करता है तो उस दाब को रक्त दाब बोलते हैं। तो अगर वो रक्त दाब ज्यादा हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब रक्त दाब कितना रहना चाहिए? 2 तरह का रक्त दाब होता है। हृदय एक बार ब्लड को अपने अंदर रिसीव करता है, लेता है, और दूसरी बार उसको फोर्स से पूरे बॉडी में भेजता है। तो 2 तरह का प्रेशर डेवलप होता है। एक बार हाई प्रेशर मतलब कि एक कंप्रेस करता है उस वक्त, दबाता है और हृदय को उस वक्त, और एक तरह से रिलैक्स होता है तब। तो उसे कहते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। मतलब डायस्टोल मतलब डाइल्यूट हो गया, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संकुचित हो गया। तो जो संकुचित होने का, संकुचन का जो प्रेशर है वो रहना चाहिए 120 मिलीमीटर एचजी, जो एक स्फेग्नोमीटर आता है उसमें लगा रहता है जो स्केल, उस स्केल पे 120 मिलीमीटर एचजी रहना चाहिए। जो रिलैक्स होता है उस वक्त 80 मिलीमीटर एचजी रहना चाहिए। जब हार्ट रिलैक्स होता है, जब ब्लड को रिसीव करता है, ब्लड को जब पंप करता है तो 120 मिली एचजी रहना चाहिए। अगर इसमें फ्लक्चुएशन आता है, मतलब घटता बढ़ता है, अगर ये 120 से 140 चला गया, 140 मिली एचजी चला गया और 80 से 90 चला गया, अगर इनके बीच में ब्लड का जो प्रेशर है दीवारों पे, इनके बीच में है, तब इसको कहा जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। कभी कभी 160, 170, 80 भी ओल्ड एज में चला जाता है। तो ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को प्रदर्शित करता है। ये नॉर्मल है 120 मिमी एचजी से, जो रिलैक्स वाला है 80 मिमी एचजी। 140 से 90 हो गया तो ये एबनॉर्मल हो गया, असाधारण हो गया। तो जब 140 से 90 होगा तो इसकी क्या क्या कंडीशन है, इसका कारण क्या है, निदान क्या है, उपचार क्या है, क्योंकि 3 ही संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना है, कारण, निदान और उपचार। तो हाइपरटेंशन के सबसे बड़े कारण है अनुवांशिक। जैसे शुगर में भी आप
देखें कि अब ऐसा कहा गया है कि 60% जो लोगों को शुगर है वो अनुवांशिक ही है। इसमें भी करीब 60% से एबव या लेस देन अनुवांशिक ही। अगर आपकी फैमिली में किसी को है या किसी को शुगर हुआ है तो ऐसा चांसेस है कि उसकी हाइपरटेंशन है, तो ऐसा चांसेस है कि उसके फैमिली में किसी को रहा होगा। दूसरा है धूम्रपान। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको चांसेस है होने का। अधिक वजन, अगर आपके शरीर की वजन ज्यादा है तो ये चांसेस है कि आपके बॉडी में फैट जमा होगा और वो फैट उन ट्यूब्स में भी जमा होगा जहां से ब्लड फ्लो करता है। और वो फ्लो करने में उसको दिक्कत होगी तो वो ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, हार्ट ज्यादा प्रेशर के साथ उसको पंप करेगा, जिससे ये जो नंबर है ये बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। स्ट्रेस भी एक कारण है कि आप ज्यादा चिंतित रहते हैं तो हाइपरटेंशन होने के चांस हैं। जैसे आप हार्ट तो ओरिजिनली इस तरह का ऑर्गन है कि वो बाहरी जो ब्रेन है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लेवल तक उसका इफेक्ट पड़ता है और वो कुछ लेवल ही उसको उसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए कारण एक बन जाता है। अब इसका निदान क्या है? निदान मतलब उसके लक्षण कैसे हैं रहेंगे तो आप कह सकते हैं कि इनको हाइपरटेंशन है। सबसे बड़ा एक जो भौतिक लक्षण है वो नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। अगर किसी की नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बढ़ा हुआ हो सकता है। दूसरा है कि थकान हो जाएगी, आप थक जाएंगे बहुत जल्दी ही। तीसरा है आपके चेस्ट में पेन होगा, दर्द होगा, जहां पे हार्ट है वहां पे डेवलप होगा, पीठ में दर्द होगा और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हाथों में दर्द आ जाएगा। सांस लेने में कमी हो जाएगी। जो हम लोगों का जो सांस लेते हैं 1 मिनट में 18 से 21 बार, वो बढ़ जाएगा, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाएगी, आप तेजी से सांस लेने लगेंगे। आपको लगेगा कि अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डिफिकल्टी इन वो कठिनाई हो जाएगी सांस लेने में। इसका उपचार क्या है? एक तो आप सक्रिय रहिए, जितना खाते हैं उसको पचाने की क्षमता रखिए, पचाने के लिए कुछ कीजिए। धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान छोड़ दीजिए, वो भी एक कारण है बहुत हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए। मेडिसिन भी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ गया 140 mmHg 90 हो गया तो कुछ मेडिसिन है उसको नॉर्मल कर सकती है। जो लेकिन वो आप एक तरह से किसी मेडिसिन का आप हैबिचुअल हो गए तो हमेशा उसको लेना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते। ब्लड में उतना अमाउंट रहेगा जो हार्ट को प्रॉपर पंप करने और ब्लड को रिसीव करने के जो प्रेशर है उसको मेंटेन रखे। तो ये हो गया हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, इसका कारण, निदान और उपचार। अब हम लोग देखते हैं कि जो थर्ड है हृदय से संबंधित बीमारियां। हाइपरटेंशन भी हृदय से रिलेटेड था, लेकिन अब देखते हैं कि हृदय से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं। एक तो जो फर्स्ट बीमारी है हृदय से, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज, मतलब जो हृदय से नलिकाएं निकलती हैं उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो उसे कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। पहला हो गया। दूसरा हाइपरटेंशन भी हृदय से बीमारियां हैं दूसरा। तीसरा है कभी कभी किसी का हार्ट फेलियर हो जाता है, काम नहीं करता है, हार्ट का काम न करना। और चौथा है हार्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया तो हार्ट की जो सेल है कार्डियक सेल वो इफेक्ट हो जाती है जिससे हार्ट काम नहीं करता है। ये 3-4 जो आम बीमारियां हैं, उसके अलावा भी और सारी बीमारियां हैं, लेकिन ये 3-4 आम बीमारियां हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, हार्ट इन्फेक्शन। अब इसके कारण क्या है? कारण ये है कि हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक फैट है जो
ट्यूब है ब्लड को ले जाने वाली, उसमें जमा हो जाता है। अब जब वो जमा हो जाता है तो जो ब्लड उसमें जा रहा है उसको जाने में दिक्कत होती है, और जब दिक्कत होती है तो हार्ट तेजी से उसको पंप करता है ब्लड को, तो इससे हार्ट की जो फंक्शन है वो इफेक्ट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में आपके है तो उसके जमा होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे हार्ट की समस्याएं आ सकती हैं। एज भी एक है, एज के साथ हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, कम सक्रिय रहते हैं। जितना हम लोग बचपन में सक्रिय रहते हैं उतना एज के साथ दूसरे जो प्रोफेशन है और सब चीजें हैं उसमें सक्रिय नहीं रह पाते। तो एज भी एक फैक्टर है, और डाइट भी एक फैक्टर है। अगर हम खाना अच्छे से लेते हैं, सब कुछ संतुलित खाते हैं, फैट से रिलेटेड चीजें कम खाते हैं, तेल और घी कम खाते हैं, तो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बनने में तेल और घी का एक प्रमुख रोल है। उसके जो सोर्स हैं कोलेस्ट्रॉल के, वो तेल घी ही एक मेन सोर्स है। तो ये पुअर डाइट, एज, कोलेस्ट्रॉल और सक्रिय जीवन शैली, अगर आपकी जीवन शैली सक्रिय नहीं है तो वो भी एक कारण है हार्ट डिजीज के। अब देखिए इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो लक्षण पहला है कि अगर हार्ट डिजीज हो गया तो आपको थकान रहेगा। दूसरा लक्षण है चेस्ट पेन। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट चेस्ट में ही व्यवस्थित है, दोनों लंग्स के बीच में, तो वो अफेक्ट होगा और उसमें वहां पे पेन आपको डेवलप होगा। वो पेन जब वो बढ़ता जाएगा तो वो पेन धीरे धीरे हाथ में भी और पूरे चेस्ट में फैलता जाएगा। और वही ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, ब्रीदिंग आप तेजी से लेने लगेंगे, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाएगी। अब इसका उपचार क्या है? अपनी लाइफ स्टाइल को सक्रिय कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज, हमेशा एक्सरसाइज करते रहिए, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे। मेडिसिन भी है कुछ। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया किसी भी ट्यूब में, ब्लड ट्यूब में, तो उसको ऑपरेशन भी एक इलाज है। तो बैलेंस डाइट, खाना बैलेंस लीजिए, नहीं तो फैट ही खाते रहें, प्रोटीन नहीं लिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं लिए, तेल और जो घी वाले हैं उसको बैलेंस में खाइए। तो सक्रिय रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। ये सब कुछ इसके उपचार हैं। मेडिसिन तो है ही, मेडिसिन के अलावा भी अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो एक उपचार के रूप में आता है। तो ये हो गया हृदय से संबंधित बीमारियां जो 3-4 हैं, और उसके कारण, निदान और उपचार।